हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कंसेप्ट क्लासेस। 34 साल बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाली है। जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में अडॉप्ट की गई थी और जो अभी तक चल रही थी, उस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन 29 जुलाई 2020। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है, जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दिया है। द करंट एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड ऑन 1986। और जो एजुकेशन पॉलिसी फिलहाल हमारी करंट में चल रही है, डेट वॉज अडॉप्टेड ऑन 1986। वो 1986 में अडॉप्ट की गई थी और 34 साल के बाद इस न्यू पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। मोदी गवर्नमेंट हैज चेंज्ड एचआरडीएम टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका नाम भी बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। तो 34 ईयर 34 साल बाद ऐसा हो रहा है जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी वो चेंज होने जा रही है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका एम क्या है। तो देखिए, एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका एम है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति। ठीक है, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है, जो इसका मोटो है, वो ये कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो जितने भी यूथ्स हैं वो सारे हमारे नॉलेज वाले यूथ्स हों। ठीक है, हमारी जो स्किल्स हों वो बहुत ज्यादा डेवलप हों, तो वर्ल्ड वाइड हम एज ए नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित हों। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट की फीचर्स, क्या क्या मुख्य विशेषताएं, क्या क्या मायने हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। देखिए, अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 स्ट्रक्चर के बेसिस पे थी। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट इज 10+2 स्ट्रक्चर था, लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे चेंज करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि व्हाट इज 5+3+3+4। इसको ऐड करते हैं तो 15 बनता है। तो ये 15 साल का करिकुलम मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले जो 5 है, जो 5 ईयर्स है, उन 5 ईयर्स को फाउंडेशन स्टेज की कैटेगरी में रखा गया है। फाउंडेशन स्टेज मतलब ये वो स्टेज होगी जहां पे बच्चे की नींव तैयार की जाएगी, बच्चे का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहां पे बच्चे को पढ़ाई थोड़ी कम कराई जाएगी, लेकिन बच्चे की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बच्चे को प्ले बेस्ड एक्टिविटीज कराई जाएगी, बच्चे को यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, बच्चे की स्किल्स इंप्रूव कराई जाएगी, बच्चे की मोटर जो स्किल्स होती हैं उन पे काम किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जनरली होता क्या था कि बच्चा जब भी शुरू करता है तो उसको एबीसीडी या हम पोएम सिखाते हैं या एएनआर आर्म सिखाते हैं, लेकिन अब इस फाउंडेशन स्टेज में पढ़ाई से ज्यादा बच्चे की डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, बच्चे के ब्रेन को डेवलप किया जाएगा, उसकी थिंकिंग स्किल्स को देखा जाएगा। क्योंकि ये जो फाउंडेशन स्टेज वाली एज होती है, इसी में बच्चे का 85% जो ब्रेन होता है वो हम विकसित होता है, जो डेवलप होता है। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है फाउंडेशन स्टेज का, कि बच्चे की होलसम डेवलपमेंट हो, ना कि ओनली वो पढ़ाई में अच्छा हो, वो हर फील्ड में अच्छा हो, उसकी डेवलपिंग पावर बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टेज होगी वो 5 साल की होगी, जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 साल होंगे वो आंगनवाड़ी या फिर आप प्री स्कूल बोल सकते हो, जो प्ले स्कूल होते हैं, या फिर बाल वाटिका में उसके 3 साल होंगे स्टार्टिंग के आंगनवाड़ी वगैरह में। और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे वो क्लास फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर किया जाएगा, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 3 साल होनी चाहिए। और फाउंडेशन जो स्टेज है कहां से कहां तक है, 3 साल से लेके 8 साल तक, मतलब 5 साल की फाउंडेशन स्टेज है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली जो 3 साल है, जो नेक्स्ट हमारी 3 ईयर्स है 5+3, वो 3 साल को हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज मतलब यहाँ पे बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा फर्दर स्टडीज के लिए, प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, तो ये जो अगली 3 साल है, क्लास 3rd 4th 5th, और बच्चे की यहाँ पे एज जनरली कितनी हो जाएगी, 8 से लेके 11 साल हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी इंटरेक्टिव क्लासरूम्स के थ्रू। उसके बाद देखिए जो अगली होती है मिडल स्टेज। तो जो मिडल स्टेज होती है दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज।
तो देखिए, तो इस स्टेज में बच्चे को यहाँ पे मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस इनसे इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ये 3 साल की हमारी स्टेज है, फ्रॉम क्लास 6 to 8। तो क्लास 6, 7, 8, तो यहाँ पे बच्चे की जो एज होगी वो 11 to 14 होगी। तो इस स्टेज में जो मिडिल स्टेज हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। किससे? मैथमेटिक्स से, गणित से, आर्ट से, हमारी जो कला है, साइंस से, विज्ञान से, सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से और ह्यूमैनिटीज से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को फर्स्ट टाइम उनके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स। उसके बाद देखिए सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। तो सेकेंडरी स्टेज क्या होती है? क्लास 9 से लेकर 12 तक। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक हमारी सेकेंडरी स्टेज होगी। इसमें बच्चे की ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे बच्चे की जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 स्ट्रक्चर थी। मतलब 10th क्लास के बाद क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं, जैसे कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है या फिर कोई आर्ट्स लेता है। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि साइंस वाला बच्चा ओनली साइंस पढ़ेगा। इस पॉलिसी में साइंस वाला जो बच्चा है वो फिजिक्स के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है या कॉमर्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। ठीक है, अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है वो साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट्स के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इयर्स होगा, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये 4 साल होंगी सेकेंडरी स्टेज में। और यहाँ पे जो एज होगी वो 14 से लेके 18 साल होगी। और इस 4 साल में जो बच्चा जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पे मेन फोकस किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो स्टार्टिंग के जो 5 साल होंगे वो फाउंडेशन के होंगे, अगले जो 3 साल होंगे आपके वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, देन 3 आपकी मिडल होगी और देन आपकी 4 होगी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना, आपको स्ट्रीम नहीं चुनना है। पहले क्या होता था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस चुनते थे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकते हो। आप आर्ट्स के साथ साइंस के सब्जेक्ट भी चुन सकते हो, क्योंकि कई बार हमारा मन करता है कि हम हिस्ट्री भी पढ़ें, है ना। हम फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमें चॉइस मिल गई है। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5th। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 5th क्लास तक, यानी कि 5वीं कक्षा तक जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। मतलब मान के चलिए कि कोई पंजाबी लड़का है, ठीक है, कोई पंजाबी स्टूडेंट है, तो वो 5वीं क्लास तक जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है जो पंजाबी है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स को पंजाबी में पढ़ सकता है। अभी तक क्या होता था कि जो इंग्लिश था, इंग्लिश कंपलसरी था हर स्कूल्स में, फ्रॉम क्लास 1 से लेके 5th तक हर चीज इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी कि वो अपनी मर्जी की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ सकता है। फ्रॉम क्लास 5th, 5वीं तक इंग्लिश ओनली एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अगर कोई हिंदी में सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, अगर कोई गुजराती में पढ़ना चाहता है तो गुजराती में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगली चीज, फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स, तो 6th क्लास से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स कैन डू इंटर्नशिप एंड कैन चूज वोकेशनल कोर्सेज। तो देखिए ये एक सबसे अच्छी खासियत है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कि 6th क्लास से ऑनवर्ड, 6ठी कक्षा के बाद या 6ठी कक्षा में जैसे स्टूडेंट्स होगा तो वो यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकता है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में जाके, कहीं भी जाके ट्रेनिंग ले सकता है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकता है। जैसे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में ट्रेनिंग ले सकता है, वो पेंटिंग सीख सकता है, या अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख सकता है। ठीक है, तो 6th क्लास से अब आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो और यू कैन चूज वोकेशनल कोर्सेज, और आप वोकेशनल कोर्सेज भी चुन सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप बीकॉम या बीएससी करते हो या बीटेक करते हो तो ये सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं। और वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जहां पे हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे जहां पे बढ़ावा दिया जाता है। और ये जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वगैरह, या ये सारे क्या होते हैं, इनमें जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इंटर्नशिप होती है, यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली हर चीज को समझाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली। तो जॉब मिलने के ज्यादा चांस होते हैं अगर हम प्रैक्टिकली स्किल्ड हो तो। ठीक है ना। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टडी कोडिंग। देखिए 6th क्लास से ही स्टूडेंट कोडिंग कर सकता है। आपको पता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं,
अब जैसे जैसे आईटी सेक्टर में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती जा रही है। तो 6 क्लास से ही बच्चा कोडिंग सीख सकता है। कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है, प्रोग्राम बनाना, उनको कोड करना 6 क्लास से सीख सकता है। और बच्चा 6 क्लास में ही अब इंटर्नशिप कर सकता है, अपने मनपसंद कोर्स को कर सकता है। डिजाइनिंग में अगर उसका फैशन डिजाइनिंग में मन है तो फैशन डिजाइनिंग कर सकता है, अगर उसका मन पेंटिंग में है तो पेंटिंग कर सकता है, और इसका फायदा उसको आगे फ्यूचर में होगा। ऐसे ही वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गया या फोरेंसिक साइंस हो गया, ठीक है, तो बच्चा वोकेशनल कोर्स भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। उसके बाद देखिए एक ये अगला फीचर है, आफ्टर क्लास 10th देयर विल बी नो स्ट्रीम सिलेक्शन। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि अब आप अगर 10th के बाद फिजिक्स के साथ आर्ट्स का या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी कॉम्बिनेशन है वो उन्होंने खुद अपने कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। जैसे फिजिक्स के साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते हो। जो कॉम्बिनेशन हमारी पॉलिसी में है, एजुकेशन पॉलिसी में, आप उसी कॉम्बिनेशन को ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा उस पॉलिसी के तहत आप कर सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो मिक्सिंग होगी सारा एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा, ओके। उसके बाद देखिए अगली चीज, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर क्लासेस 3, 5 एंड 8। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एग्जाम्स होंगे वो ओनली 3rd, 5th और 8th क्लास के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट, ठीक है। तो अभी जैसे रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, हर ईयर होते हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट, उनके असेसमेंट के बेसिस पे ग्रेड किया जाएगा। और 3rd, 5th और 8th क्लास में ओनली एग्जाम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली जो इसकी की पॉइंट है, चेंज इन इवेल्युएशन प्रोसेस। इवेल्युएशन ऑफ एग्जाम विल नॉट ओनली डन बाय टीचर्स। देखिए अभी तक क्या होता है, जो बोर्ड में हम एग्जाम देते हैं तो जो बोर्ड का रिजल्ट होता है वो टीचर्स के द्वारा तैयार होता है। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि जो हमारा रिजल्ट है वो ओनली टीचर्स तैयार नहीं करेंगे, जो बच्चा है वो खुद भी अपना मूल्यांकन कर सकता है, अपना इवेल्युएशन कर सकता है, और उस बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं वो भी कुछ मार्क्स देंगे उस स्टूडेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन होगा वो 360 डिग्री होगा। आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें ओनली मार्क्स नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। आपकी परफॉर्मेंस होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी स्किल्स होंगी, आप स्किल्स में कैसे हो, डेवलपमेंट वगैरह। तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा वहां पे ओनली टीचर्स इवेल्युएशन नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ मार्क्स आप खुद भी दोगे अपने आप को, और आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो ओनली स्पेसिफिक नहीं है। तो कहने की बात क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन मोटो है वो जो रट्टे वाली सिस्टम है, अभी तक हम क्या करते हैं, रटना जो होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इसमें जो मेन मोटिव करा है वो करा है कि यहाँ पे जो हमारा यूथ है वो स्किल्ड हो। स्किल्ड मतलब वो इंटर्नशिप करेगा, वोकेशनल स्टडीज करेगा, कोडिंग सीखेगा, तो इन सब चीजों से वो स्किल्ड बनेगा। उसमें बहुत सारी नॉलेज आएगी, प्रैक्टिकली नॉलेज आएगी, और जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होगा। क्योंकि अभी तक होता क्या है कि हम एजुकेशन को ओनली रट के बस निकाल लेते हैं, हम डिग्री ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। बस हम पास हो जाते हैं, हम अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, हम किसी बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज कम होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे स्किल को बढ़ावा दिया गया है, यहाँ पे जो रटने वाली पद्धति थी उसको कम कर दिया गया है। यहाँ पे आपकी फाउंडेशन नींव तैयार की जाएगी स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे स्किल्ड यूथ को बनाने का है, ना कि जो रटने वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन एडमिशन टेस्ट टू टेक एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। देखिए मान के चलिए होता क्या है कि जो कॉलेजेस होते हैं आफ्टर 12th के बाद जब आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे जो एडमिशन होता है वो 12th में जो आपकी परसेंटेज होती है उसके बेसिस पे होता है। तो कई बार होता क्या है कि आपकी परसेंटेज कम रहती है जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके पास एक और ऑप्शन होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट का। आप इस टेस्ट को दे सकते हो, और देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप उस कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। तो आपके पास एक और चॉइस होगी एज ए कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। वेदर आपकी परसेंटेज कम हो, लेकिन आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा, आपका जो एडमिशन होगा वो कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू भी होगा। इससे पहले क्या होता था, ओनली कट ऑफ निकलती थी परसेंटेजेस के बेसिस पे। तो अगर आपकी 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और कम है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कॉमन एडमिशन टेस्ट भी साथ में होंगे, ठीक है।
उसके बाद देखिए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। देखिए मान के चलिए 12th के बाद आप बीएससी करते हो, ठीक है, 12th के बाद आप बीएससी करते हो किसी भी कोर्स में, जैसे फिजिक्स में आप बीएससी करते हो, तो एक साल करने के बाद किसी भी रीजन से, कोई भी ट्रॉमा या कोई भी एक्सीडेंट की वजह से मान के चलिए एक साल आप बीएससी करते हो और फिर आप छोड़ देते हो, तो अभी तक क्या होता है, जो बीएससी होता है, जो डिग्री का प्रोग्राम होता है, वो 3 साल का होता है। तो जब आप 3 साल कंप्लीट करते हो तभी आपको डिग्री मिलती है। लेकिन अगर आप 1 साल में या 2 साल में छोड़ देते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर अब आप 1 साल बाद, मान के चलिए किसी कारणवश आप 1 साल बाद अपने कोर्स को छोड़ देते हो, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल बाद उस कोर्स को क्विट कर देते हो तो आपको 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल में आपको पूरी डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कि अब आपकी साल वेस्ट नहीं होगी। उसके बाद देखिए मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज बेस्ड होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस पॉलिसी के तहत, इस एजुकेशन पॉलिसी में आपकी स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होगा, आपके एप्लीकेशन नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा कंसंट्रेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ओनली किताबी नॉलेज हो या थ्योरेटिकल नॉलेज हो, आपको जो भी आप करोगे, जो भी आप वोकेशनल स्टडी करोगे या अगर आप कोई इंटर्नशिप करोगे, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी जिससे आप आसानी से जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और उससे हमारा जो विकास है वो भी, डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। ओके, सो ये थे कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स, की फीचर्स इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2020 के। तो कोविड-19 की वजह से इस साल तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, लेकिन जल्दी इसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, या तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में या फिर 2022 में इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, लगभग 2 लाख लोगों की एडवाइस लेके, सलाह लेके इसको तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको सोच के बना दिया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो जाए और उनको पता लगे, वो अवेयर हो, बिकॉज अवेयरनेस इज लाइट। देखिए जागरूकता बहुत जरूरी चीज होती है, हमें आधी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करती है, लेकिन जो लोग हैं उनको पता नहीं चलता इनके बारे में। तो जितना ज्यादा आप जागरूक करोगे उतना ज्यादा लोग जागरूक होंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। ओके, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंप्लीट 109 पेजेस का पीडीएफ भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप उस पूरे बुलेटिन को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कंप्लीट 109 पेजेस के बुलेटिन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।